वेलकम फ्रेंड्स, आई एम विनय विश्वकर्मा और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसको किस तरह से किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। होस्ट इन द सेंस किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी प्लांट के अंदर, किसी एनिमल के अंदर। ओके, अब हम उस प्रोसीजर को डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे हम पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, यानी कि जिस डीएनए से हमें जीन चाहिए, आइसोलेट करने के बाद उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। कट करने के बाद उसको क्या सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, वहां से आइसोलेट करने के बाद उसको प्यूरिफाई करेंगे एंड देन उसका लाइगेशन करेंगे। हम लाइगेशन करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसी होस्ट के अंदर। तो ओवरऑल प्रोसीजर हम बात करेंगे इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि मान लेते हैं कि जिस हम एग्जांपल एक बार यहाँ पे आप इंसुलिन लो, जो आपके लिए भी इजी होगा। तो इंसुलिन एक हॉर्मोन्स है या एक प्रोटीन है। ओके, प्रोटीन है तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा? किसी आरएनए से बनेगा, और आरएनए किससे बनेगा? किसी डीएनए से, यानी कि इसका जीन होगा। और जीन इसका कहाँ पे होगा? पैंक्रियाज के सेल में, या पैंक्रियाटिक सेल है। और इस पैंक्रियाटिक सेल में डीएनए है, और इस डीएनए में कहीं ना कहीं जीन होगा किसका? पैंक्रियाज का, सॉरी इंसुलिन का। और इस इंसुलिन के जीन को हमें क्या करना है? आइसोलेट करना है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए इंसुलिन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, तो जैसे क्या होगा, सबसे पहले इस सेल के अंदर क्या है? डीएनए है। तो इस सेल से हमें पहले डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा। मान लो हमने डीएनए बाहर निकाल लिया। अब इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना पड़ेगा, तो बहुत सारे फ्रैगमेंट मिल जाएंगे। तो इस फ्रैगमेंट को फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट को आइसोलेट करना पड़ेगा इससे। ठीक है, इंसुलिन का, मान लो इंसुलिन का जीन है, इसको यहाँ से आइसोलेट करना पड़ेगा। अब इस जीन को क्या करना पड़ेगा? लाइगेट करना पड़ेगा, किसी वेक्टर में लाइगेट करना पड़ेगा। देन लाइगेट करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा? किसी होस्ट के अंदर। तो ये सारा प्रोसीजर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो मैटर है वो यही सारा स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए को हम कैसे आइसोलेट करेंगे किसी सेल से या किसी लिविंग बीइंग से। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लो। Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonuclease, isolation of desired DNA fragments, and ligation of the desired DNA fragments into a vector, and transferring the recombinant DNA into the host, and culturing the host cell in a medium at large scale, and extraction of the desired product. Let's examine each of these steps in some detail. वही बात हुई सारा कि पहले सेल से डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंटेड करना पड़ेगा, फिर इसमें से जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो डिजायर्ड सीक्वेंस है, उसको यहाँ से आइसोलेट करना पड़ेगा। ओके, कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने बताया था। और उसके बाद इसको वेक्टर में लाइगेट करेंगे, लाइगेट करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद जिस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे उसका कल्चरिंग करेंगे, उसको ग्रोथ कराएंगे। ग्रोथ कराने के बाद इस जीन का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे अगर हम इंसुलिन को लिए हैं तो इंसुलिन का जो इंसुलिन इस जीन से प्रोड्यूस होगा, और उस इंसुलिन को फर्दर हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि किसी सेल से डीएनए को कैसे आइसोलेट किया जाए। तो सेल इन द सेंस आप किससे आइसोलेट करोगे? किसी बैक्टीरिया से, किसी फंजाई से, किसी प्लांट से, किसी एनिमल से। तो कैसे करोगे? इस सेल है, मान लो बैक्टीरिया का सेल है, तो बैक्टीरिया के सेल पे सबसे ऊपरी सरफेस क्या होता है? आउटर सबसे सेल वॉल होता है। तो सबसे पहले हमें सेल वॉल को रैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि सेल वॉल रैप्चर करेंगे तभी तो सेल के अंदर डीएनए को हम बाहर निकाल पाएंगे। तो इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक करने वाला एक एंजाइम आता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। तो अगर हम इसको लाइसोजाइम से ट्रीट करते हैं तो इस बैक्टीरिया का सेल वॉल रैप्चर कर जाएगा और इसका डीएनए बाहर आ जाएगा। सेम फंगस का अगर हम फंजाई के सेल से बाहर निकालना चाहते हैं डीएनए, तो फंजाई के लिए क्या यूज करेंगे? काइटिनेज इसके सेल वॉल को ब्रेक करेगा। और प्लांट के साथ सेलुलेज यूज करते हैं जो इसके सेल वॉल को ब्रेक करेगा। तो सबसे पहला हमारा पर्पस यही है कि हमें इसके सेल वॉल को ब्रेक करना है, सेल वॉल को रैप्चर करना है। उसके बाद हमारा डीएनए यहाँ से
बाहर आ जाता है। एंड सेकंड वन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करने के लिए डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। जो डिटर्जेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है उसको डिस्टर्ब कर देता है और वहां से हम आसानी से डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, पहले सेल वॉल को रैप्चर करना है, सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करना है एंड देन डीएनए को बाहर निकालना है। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछोगे कि सेल के अंदर डीएनए तो न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इस न्यूक्लिक एसिड के अलावा भी बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो ये सारे सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स भी तो हैं, तो हमें इसको भी तो यहाँ से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले प्योर डीएनए चाहिए। अगर हमारे पास प्योर डीएनए नहीं होगा तो हम इसको फर्दर प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो प्यूरिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जितने भी प्रोटीन है इस डीएनए के साथ हैं, इस प्रोटीन को लाइस करने वाले एंजाइम का यूज कर सकते हैं, प्रोटीनेज का यूज करके इसको डीनेचर कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को लाइस करने वाला एंजाइम यूज कर सकते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट यहाँ से हट जाए। ओके, तो इस तरह से हम प्रोसीजर यूज करके हम इसको पूरी तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड सेकंड चीज क्या है, इसमें आरएनए भी हो सकता है। आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज का यूज करते हैं, राइबोन्यूक्लियेज का यूज कर सकते हैं। अब पूरी तरह से क्या हुआ, हमारा डीएनए बचा और इस डीएनए को देखने के लिए हम इसको चिल्ड कर देते हैं, चिल्ड एथेनॉल, यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, इधर लिख देते हैं, चिल्ड एथेनॉल का यूज करके डीएनए को प्रेसिपिटेट बना देते हैं। अब प्रेसिपिटेट डीएनए हमें क्या है कि दिखेगा आराम से इस तरह से, ये आप देख सकते हो, ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए है और इसी को हम देख पा रहे हैं आसानी से, स्पूलिंग की तरह स्पूलिंग करके ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके। रिकॉल द न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। जैसे वायरसेस में, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। In order to cut the DNA with restriction enzyme, it need to be pure form. हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ओके, सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए अलोंग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड आल्सो लिपिड्स. This can be achieved by treating the bacterial cell, plant or animal tissue with the enzyme such as lysozyme. Lysozyme बैक्टीरिया के लिए यूज करेंगे, सेल्यूलोज करेंगे, सेल्यूलेज प्लांट सेल के लिए, एंड काइटिनेज यूज करेंगे फंगस के लिए। तो इस तरह से पहले सेल वॉल को हम रैप्चर करेंगे। You know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with protein such as histone. हाँ, डीएनए को क्या होता है, डीएनए अब इतना लंबा होता है कि उसको लंबा है तो उसको हमें रैपिंग किया जाता है ना हिस्टोन मॉलिक्यूल की हेल्प से। एंड द आरएनए कैन बी रिमूव बाय द ट्रीटमेंट विद द राइबोन्यूक्लियेज, वेयर द प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद द प्रोटीएज, प्रोटीन को प्रोटीएज से, एंड आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज से रिमूव कर सकते हैं। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव बाय द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेटेड आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। ओके, इस तरह से हम इसको चिल करके या चिल एथेनॉल के हेल्प से डीएनए को प्यूरिफाइड कर लेते हैं। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन एज फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब ऊपर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एकदम ऊपरी सरफेस पे है डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। अब स्पूलिंग के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नाउ पहले तो अब डीएनए प्योर फॉर्म में आ गया, ये डीएनए है प्योर फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हमें कटिंग करना पड़ेगा। कट करने के लिए आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है, बस यही चीज इसमें है। कट करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन से बहुत सारे फ्रैगमेंट मिलेंगे। इस फ्रैगमेंट को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एगारोज जेल, और जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस।
एगारोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से इसको सेपरेट कर लेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimal condition for that specific enzyme. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. DNA is negatively charged, पता है कैसे मूव करेगा, हमने डिस्कस कर लिया है। Hence it move toward the positive electrode anode की तरफ. The process is repeated with the vector DNA also. यानी कि हम इस फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए भी कर सकते हैं, और जब इस फ्रेगमेंट को लाइगेट कर देंगे किसी वेक्टर में तो इस वेक्टर को भी वहां से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको भी चेक कर सकते हैं। ओके, सेपरेशन इसका भी, ठीक है। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद ए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट from the source DNA and the cut vector with space or mix ligase added. This result in the preparation of recombinant. यानी कि इसको हमने कट कर लिया, इस कट करने के बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज है ना, पीसीआर के थ्रू इसकी मल्टीपल कॉपीज पहले बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ से जो जीन है जिसको हमने कट किया इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी ना, मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी। किसके हेल्प से? पीसीआर के हेल्प से। कैसे? अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पीसीआर के हेल्प से मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी, और मल्टीपल कॉपीज बन जाए जब, तब इसको हम क्या करेंगे फर्दरली, इसको वेक्टर के साथ क्या करेंगे, लाइगेशन मिक्सचर पूरा डाल के, लाइगेशन एंजाइम डाल के इसको मिक्स कर देंगे, एंड देन क्या होगा कि फाइनली ये लाइगेट हो जाएगा। यही ओवरऑल था यहाँ पे। अब हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि पीसीआर पे है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसका मेन पर्पस होता है कि किसी भी जीन का, डीएनए का मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यूज होता है इन विट्रो कंडीशन में। यानी कि हम लेबोरेटरी के अंदर भी किसी जीन का मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। अब तक हमने ये देखा था कि हम मल्टीपल कॉपीज किसके अंदर बना रहे हैं, किसी होस्ट के अंदर, किसी बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन अगर वही स्टेप हमें किसी लेबोरेटरी के अंदर करना है, इन विट्रो कंडीशन में करना है, तो उसके लिए हमें पीसीआर का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आजकल बहुत फेमस है, आपको पता ही है, आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर आपने बहुत सुना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पीसीआर के बारे में। तो पीसीआर का जो स्टेप्स है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ओके, पहले में डीनेचुरेशन होता है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एंड सेकेंड वन क्या होता है, एनीलिंग। थर्ड वन होता है एक्सपेंशन। थर्ड वन होता है एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन, ओके। चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस ओवरऑल वीडियो में कि क्या है ओवरऑल तीनों प्रोसीजर में क्या होता है। देखो, सबसे पहला हमें क्या करना होता है, हमें एक डिजायर डीएनए को लेना है। ये सोचते हैं कि हमारे पास डिजायर डीएनए, इस डीएनए की हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है। चलो, ये डीएनए, इस डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, ओके। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरा कौन है 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसके बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा, ओके, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। अब देखते हैं कि हमें इसकी कॉपीज कैसे बनानी पड़ेगी। तो इसकी कॉपीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 सेट प्राइमर चाहिए, यानी कि 2 प्राइमर चाहिए, कह सकते हो 1 सेट प्राइमर, 2 प्राइमर चाहिए। एक फॉरवर्ड एंड दूसरा क्या होना चाहिए, रिवर्स। यानी कि एक अगर यहां पे ज्वाइन करता है, अगर एक यहां पे ज्वाइन करेगा तो दूसरा यहां ज्वाइन करना चाहिए। एक यहां से इधर सिंथेसाइज करेगा, दूसरा इधर से इधर सिंथेसाइज करेगा। तो प्राइमर क्या होता है? प्राइमर कुछ नहीं होते, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड से 20 से 25 होते हैं, अराउंड 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो इसी का यूज करते हैं किसमें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो प्राइमर क्या करता है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा काम है इसका प्राइमर का, कि हमेशा ये 3 प्राइम इंड प्रोवाइड करता है।
3 प्राइम इंड प्रोवाइड करता है। और इसी 3 प्राइम इंड से जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट करता है। कैसे 3 प्राइम इंड प्रोवाइड करता है, जब ये प्राइमर को हम ज्वाइन करते हैं, ये प्राइमर हमेशा कहाँ पे ज्वाइन होगा, 3 प्राइम पे। ये जो हमने यहाँ पे मार्किंग बनाया है, यहाँ पे प्राइमर ज्वाइन नहीं करेगा, प्राइमर हमेशा 3 प्राइम सीक्वेंस में ज्वाइन करता है। तो यहाँ से ज्वाइन होगा इधर, तो इस साइड प्राइमर का 5 प्राइम होगा, इधर क्या होगा 3 प्राइम होगा। वैसे दूसरा प्राइमर ज्वाइन करेगा इधर, यानी कि इधर इसका क्या होगा 5 प्राइम होगा और इधर 3 प्राइम होगा। तो आप देख सकते हैं ये 3 प्राइम इंड प्रोवाइड कर रहा है, इधर भी 3 प्राइम, इधर भी 3 प्राइम इंड। और इस 3 प्राइम इंड से क्या होता है, जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो पॉलीमरेज यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, उसको हमेशा 3 प्राइम इंड ही चाहिए। बिना 3 प्राइम इंड मिले वो आगे की सिंथेसिस नहीं कर सकता। तो जैसे ही पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आके बाइंड करेगा, उसे 3 प्राइम इंड मिलेगा, वैसे ही इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। तो इस वाले सीक्वेंस का रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस वाले स्ट्रैंड का इधर हो जाएगा एंड दूसरे वाले स्ट्रैंड का इधर से इधर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगा कि एक डीएनए से क्या बन जाएगा, 2 डीएनए, फिर 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8, और ऐसे 2 के स्क्वायर फॉर्म में, 2 की पावर n के फॉर्म में ये बढ़ता जाएगा। और ये अराउंड 2 से 3 घंटे के अंदर ये मिलियंस बिलियंस कॉपी बना देता है डीएनए की। तो क्या होता है, अब तीनों प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर में क्या होता है, डीनेचुरेशन में ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो हाई टेम्परेचर में अराउंड 94 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं। इस पे 94 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, जिसकी वजह से इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, आप देख सकते हो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। एंड जैसे सेपरेट होते हैं उसके बाद इसके टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं, और डाउन करने के बाद आते हैं एनेलिंग पे। एनेलिंग टेम्परेचर आते हैं 54 या ±5 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि चेंज होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे प्राइमर का साइज कितना है। तो प्राइमर का साइज जैसे होगा उसी के अकॉर्डिंग एनेलिंग टेम्परेचर होता है। और एनेलिंग टेम्परेचर में क्या करता है, ये प्राइमर अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस में अटैच हो जाता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमर डिजाइन किया जाता है वो प्राइमर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो जो प्राइमर का सीक्वेंस है वो हमेशा इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, जहाँ पे एक प्राइमर जाकर के बाइंड कर सके। यानी कि प्राइमर को अगर सीक्वेंस यहाँ पे A C G T है, तो इस डीएनए पे क्या सीक्वेंस होना चाहिए, A का कॉम्प्लीमेंट्री T होना चाहिए, C का G होना चाहिए, G का C होना चाहिए, T का A होना चाहिए, ताकि ये प्राइमर यहाँ पे आकर के बाइंड कर सके। ओके, तो एनेलिंग कंडीशन में क्या होता है, ये प्राइमर इसमें अटैच्ड होता है। एंड जो एक्सटेंशन है ये अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जिस टेम्परेचर पे इसका पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि ये इसकी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। जो पॉलीमरेज है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब आप यहाँ पे एक बात सोच सकते हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि 72 डिग्री सेल्सियस पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इतने हाई टेम्परेचर पे कोई एंजाइम कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि इतने हाई टेम्परेचर पे काम करवाना है हमें, हम इससे लो टेम्परेचर में नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि जो डीनेचुरेशन है वो खुद ही 94 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और ये तीनों प्रोसेस में एक मिनट का ही डिफरेंस होता है। तो इतने कम समय में टेम्परेचर को डाउन करना एंड हाई करना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। तो ऐसे में क्या किया गया कि साइंटिस्ट ने इस इतने हाई टेम्परेचर पे काम करने वाले जो एंजाइम है उनको रिसर्च किया, उनको सर्च किया। तो उनको मिला एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस, ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे काम करता है, यानी कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो भी हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे। तो इस बैक्टीरिया के अंदर से निकाला गया पॉलीमरेज। क्या निकाला गया, पॉलीमरेज, ताकि ये पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे काम कर सके। और ये निकाला गया कि इसे थर्मस एक्वेटिकस से, इसीलिए इसका नाम रखा गया टैग, जहाँ पे T स्टैंड करता है थर्मस को और AQ स्टैंड करता है एक्वेटिकस को। ओके, अब ये थर्मस एक्वेटिकस क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे काम करता है, तो इसलिए हम इस एंजाइम का यूज करते हैं PCR में। इसके अलावा और भी एंजाइम हो सकते हैं, PFU पॉलीमरेज होता है, डीप वेंट होता है। ठीक है, डीप वेंट होता है,
आज के समय में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन यहाँ पे हो गया, ये ओवरऑल प्रोसीजर था इसका पीसीआर का। देखो PCR stand for PCR chain, a polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of a DNA or a gene of interest is synthesized in vitro using two primers. Using two प्राइमर। आप यहाँ पे ये समझ में आया होगा आपको ना कि यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया, अब इसके बाद इसका पॉलीमराइजेशन होगा। कौन से डायरेक्शन में होता है आपको पता है, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में इधर सिंथेसाइज हो गया, ये इधर सिंथेसाइज हो गया। और अराउंड 30 साइकिल्स के बाद क्या होता है कि बिलियंस टाइम यानी 1 बिलियंस डीएनए की कॉपीज मिल जाएंगे। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ईच साइकिल हैज ए 3 स्टेप, कौन सा, डीनेचुरेशन, प्राइमरी एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। आप जब एडवांस लेवल में इसको पढ़ोगे तो आपको 3 स्टेप से भी ज़्यादा मिलेगा। 5 स्टेप प्रोसेस होता है अराउंड, ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जो यहाँ पे डीनेचुरेशन होता है, इसके पहले भी आता है एक स्टेप, इसको बोलते हैं इनिशियल डीनेचुरेशन, जो कि आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और एक्सटेंशन के बाद एक और स्टेप आता है 5वां, जिसको बोलते हैं फाइनल एक्सटेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस रिएक्शन में। आपको यहाँ इसको जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे याद कर सकते हैं। ओके, मैंने बताया 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, यानी कि 2 प्राइमर चाहिए, ठीक है। स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, मैंने बताया दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। The enzyme extend the primer using the nucleotide provided by the reaction, and the genomic DNA as a template. जो genomic DNA as a template काम करेगा जिसकी हमें copies बनानी है। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billions time. 30 cycles में billions time हो जा रहा है। 1 billion copies are made. Such as repeated amplification is achieved by the use of थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा, थर्मस एक्वेटिकस का निकाला गया था, ओके, which remain active during the high temperature and induce denaturation of the double-stranded DNA. The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate the vector and further cloning. अब इस amplified DNA का यूज हम फर्दर इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसके फ्रेगमेंट्स को लाइगेट कर सकते हैं, ओके। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर था पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। नाउ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिजम्स, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर लिया कि कैसे हम करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, कैसे इंसर्ट करेंगे होस्ट के अंदर, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये भी हमने बात कर लिया था। इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं, फिर भी अगर कोई पॉइंट आता था हम आपको समझा देंगे। हमने बोला था कैसे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म का सिलेक्शन किया था। अगर आपने मेरा वीडियो इसके पहले का नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, अदरवाइज आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट। सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। सो इफ ए रिकॉम्बिनेंट bearing gene, recombinant DNA bearing gene for the resistant antibiotic like ampicillin, और एम्पिसिलिन में हम इसको ग्रो करते हैं। अगार होता है ना, जो सॉलिड मीडिया होता है उसमें अगार होता है, तो एम्पिसिलिन या फिर जो दूसरा है टेट्रासाइक्लिन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म को अलग करते हैं, और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है उसको सेपरेट करते हैं। एम्पिसिलिन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ई कोलाई cell, the host cell become transformed into ampicillin resistant cell. If we speed the transform cell on agar plate containing ampicillin, only transformant will grow and untransformed recipient cell will die. इस सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin, and the ampicillin resistant gene is this केस इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। मैंने बताया एम्पिसिलिन क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर, यानी जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर, ओके। नाउ
इस वीडियो में हम इतना रखने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, कि यानी कि जो जीन हमने इंसर्ट कर दिया है अब उसके प्रोडक्ट को हमें देखना है।